अच्छा जी। हमने ना आज करना है कैपिटल रेशनिंग। ये कैपिटल रेशनिंग जो है ना मैं शुरू करवा चुका हूँ। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा क्योंकि मैं चाह रहा था कि बच्चों को एक ही पेज पर ले आऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ही अगर आगे पीछे हुआ है मामला तो हम जो है ना एक ही पेज पर रहेंगे, तो हम इसको बेहतर तरीके से जो है ना साथ साथ इसको ख़त्म कर पाएंगे, न्यू और ओल्ड स्टूडेंट्स दोनों के लिए। और जो बाकी चैप्टर्स हैं जो पिछले स्टूडेंट्स कर चुके हुए हैं वो मैंने कल मेंशन किए थे, वो लेक्चर्स के थ्रू भी किए जा सकते हैं जो रिकॉर्डेड है। और उसके अलावा अब मैंने जो उसके लिए सजेस्टेड प्लान किया था वो ये था कि हम कोई ना कोई सैटरडे का दिन बीच में रख लिया करेंगे जब हम ये रिवाइज करेंगे, या फिर हम ये भी करेंगे कि हमने जब सिलेबस को मिक्स अप करना है, जब थ्योरी करनी है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जंप करना है, तो उसमें से हम एक टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि मेरा इरादा यही है कि हमने इसको दोबारा-दोबारा रिवीजन की तरफ लेकर जाना ही जाना है, ठीक है? उसमें से भी मैं अभी आप लोगों को जो है ना एक छोटा-सा ओवरव्यू देने लगा हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का, ठीक है? उसमें ज़रा ये आप ध्यान से देखो, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ रिवाइंड भी हो जाए कि मैंने कल क्या कहा था और अभी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? आपका ना आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है? न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है? और उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है आईकैप की बुक का, ठीक है? आईकैप की बुक की बात कर रहा हूँ, आईकैप बुक। और इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर ना इसका नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, ठीक है? इसकी ना कुछ रूट्स हैं, रूट्स। रूट्स क्या हैं? बताता हूँ। इसमें एनपीवी आता है, इसमें आईआरआर आता है, ठीक है? इसमें आपका एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल आता है, एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल आता है, और इसमें आपका पेबैक पीरियड आता है, पेबैक पीरियड, ठीक है? और इसके अलावा इसमें आपका एक ये भी छोटा-सा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल रैशनिंग, ठीक है? कैपिटल रैशनिंग। तो अगर आप अभी सिचुएशन देखो ना, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। ये 5वीं चीज़ मैं कोई 50% करवा चुका था, लेकिन अब हम इसको आज दोबारा से स्टार्ट कर देंगे और हम नए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि नए और ओल्ड दोनों बच्चे जो हैं, वो दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है? उर्दू कुछ बेहतर हो गई है मेरी वैसे। अच्छा ठीक है, हम कैपिटल रेशनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फिर हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल है ना, वो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल कंप्लीट हो जाएगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये वाले जो रह जाएँगे, ये वाले, ये हम दोबारा से सुकून से करेंगे, ठीक है? साथ-साथ जो मैंने प्लान बताया उसके मुताबिक, ठीक है? चलें जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बजाए इसके कि हम और ज़्यादा टेंशन में आएँ, हम आगे बढ़ते हैं, जो है उसी को स्टार्ट करेंगे। कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग के बारे में वैसे मैंने कुछ ना कुछ बताया हुआ है। मुझे बताओ, किसी को कोई आइडिया है कैपिटल रेशनिंग होता क्या है? क्या होता है ये रेशनिंग क्या है? कैपिटल राशनिंग कह लो, रेशनिंग कह दो, रोशनिंग कह दो, जो आपका दिल कहता है कह दो यार। ठीक है, मुझे बताओ किसी को कुछ पता है क्या होता है ये? क्या होता है? अच्छा, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है, ठीक है। फंड क्या होते हैं फंड? बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट। ये बड़े-बड़े नाम हैं सकीना, बड़े-बड़े नाम जो उनसे है ना, वो थोड़ा-सा वो करते हैं, कन्फ्यूज़न में डालते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर हम फंड को कैश कहें तो भी काफ़ी है, क्या नहीं? फंड चाहिए, कैश चाहिए, फंड्स चाहिए, ठीक है? चलो, कैपिटल रेशनिंग क्या होता है? कैपिटल रेशनिंग जो है ना, आसान अल्फाज में कहते हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स को। शॉर्टेज ऑफ फंड्स। क्या होता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स? ये एक बंदा है, ठीक है? इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट, ठीक है? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कुछ भी पीछे से रिलेटेड नहीं है, ईज़ी रहना है, ठीक है? चीज़ नहीं समझ आएगी पूछ लेना। सिंपल मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि ये बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है? तो आपने ये नहीं समझना कि ये कहीं से इंटरलिंक्ड है। अगर इंटरलिंक होगा तो मैं पहले पिछला काम करवाऊँगा और उसके बाद फिर नई बात करूँगा, ठीक है? एक प्रोजेक्ट है, इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जो कि 5 साल का है, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट चाहता है 10 करोड़ रुपया। ठीक है? 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी ना, फंड्स लगेंगे, इन्वेस्टमेंट हो गई या आप कह लो फंड्स कह लो,
या आप कह लो इसको कैश, कह लो कि कैश चाहिए इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसके पास इसके ये, लेकिन ये 10 करोड़ इकट्ठा नहीं लगना, या चलो 10 करोड़ इकट्ठा भी अगर लगना है, इसके पास ना 10 करोड़ पूरा नहीं है, इसके पास 8 करोड़ है, ठीक है? 10 करोड़ टोटल था, 8 करोड़ इसके पास पड़ा हुआ है, तो 2 करोड़ क्या होगा? इसकी कैपिटल रैशनिंग या शॉर्टेज ऑफ फंड होगी, शॉर्टेज, कैपिटल शॉर्टेज, ठीक है? आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल रैशनिंग की बात हमें फिलहाल समझ आ गई कि क्या करनी है। अच्छा, कैपिटल रैशनिंग जो है ना, वो दो तरह की होती है। नोट्स खोल लो साथ साथ, ठीक है? दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग, सिंगल पीरियड, और एक होती है मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग। नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है भाई? नाम से तो ये लग रहा है कि 1 साल के अंदर शॉर्टेज है, ठीक है? और ये नाम से लग रहा है कि 1 से ज्यादा साल के अंदर शॉर्टेज है, 1 से ज्यादा, या मोर देन 1 ईयर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है? मोर देन 1 ईयर शॉर्टेज है, ऐसा ही है। मुझे बस ये, अच्छा, कॉन्सेप्ट पूरा करने दो, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी पूरे वेलकम करता हूँ, ठीक है? 1 साल के अंदर शॉर्टेज, 1 से ज्यादा के अंदर शॉर्टेज। अगर तो 1 साल के अंदर शॉर्टेज है, तो ये वाला काम जो है ना, ये रिजॉल्व होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और रैंकिंग से। बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? और अगर 1 साल से ज्यादा की शॉर्टेज है, ये चलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग से। हाँ जी, किसी को कोई मसला अभी तक जो मैंने बातें लिखी हैं? किसी को कोई मसला? प्लीज, प्लीज, मैं हमेशा कहता हूँ चाय साइड पे रख लो, और साथ साथ अब होश में आना है, हमने नींद उड़ा देनी है, बिल्कुल, ठीक है? रिलैक्स होके हमने करना है। सबका जवाब चाहिए मुझे, सबका। मुझे 2-3 बंदों का जवाब नहीं चाहिए। प्लीज, प्लीज बोलो। क्लियर है सर, ठीक है सर। रैंकिंग के साथ क्या, सर रैंकिंग के साथ क्या लिखा है? पीआई, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। ओके जी, ओके, सही है, सही है। अच्छा, ये एक बात हमने लिख दी। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। कैपिटल रैशनिंग जो है, वो हमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ रही है ना? कैपिटल रैशनिंग, ऐसा ही है ना? कैपिटल रैशनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ रही है। प्रोजेक्ट्स जो है ना, उनकी कुछ टाइप्स हैं। प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं, प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स स्केल अप किए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स स्केल डाउन किए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, ठीक है? पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इस वाले सब्जेक्ट की, डिविजिबल की और इनडिविजिबल की, ठीक है? इसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे इस पे और इस पे, ठीक है? अभी हम एक सवाल करते हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक जो सा ना इलस्ट्रेशन करवाना चाह रहा हूँ, छोटी सी, कि आपको ये लगे कि यार ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताने लगा मैं, ठीक है? ओके, ओके जी, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने ये इलस्ट्रेशन पहले भी करवाई है, लेकिन अभी हम इसको जरा ना एक फ्री हैंड करेंगे। आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
प्रोजेक्ट्स हैं सी, डी, ई और एफ, ठीक है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमने करनी है वो क्या क्या है, वो है 40 रुपए की, ठीक है। 40 मिलियन कह लो, 40 लाख कह लो, जो आपका दिल करता है, ठीक है। 100, 50 और 60। और इनकी जो एनपीवी गिवन है, एनपीवी, एनपीवी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ध्यान से सुनना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, एक सेकंड बता देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ना, प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि हमारी तरफ से आउटफ्लो होता है, ऐसा ही है। और इस प्रोजेक्ट से फिर हमें साल बाद पैसे आना भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनफ्लो होता है। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, ये एक बंदा है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट या कारोबार के अंदर पैसा लगा रहा है, प्रोजेक्ट या कारोबार के अंदर पैसा लगा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों लगा रहा होगा, नए बच्चों से सवाल है, नए बच्चों से सवाल है, ऐसा क्यों लगा रहा होगा, ऐसा क्यों लगा रहा होगा, जरा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्यों, क्या मकसद होगा इसका पैसा लगाने का। हाँ जी, जैनी, वाजिद, क्या क्या मकसद होगा इनका पैसा लगाने का। प्रॉफिट, बिल्कुल हुमा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिटर्न अर्न करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे एक चीज बतानी है, ये इसमें पैसा लगा रहा है ताकि इसको प्रॉफिट मिले, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, ये बंदा आउटफ्लो कर रहा है पहले, यानी कि इन्वेस्टमेंट डाल रहा है ताकि इसको इनफ्लो हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आउटफ्लो कर रहा है, 100 रुपया लगा रहा है ताकि इसको 150 रुपया मिले, राइट, राइट। जब इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा और आउटफ्लो कम हो जाएगा, फिर इसको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या इस प्रोजेक्ट की एनपीवी मिलेगी, वो कितनी होगी, 50 पॉजिटिव। ये बेसिकली एनपीवी होती है, समझ आई बात की। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एनपीवी सिर्फ एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिर्फ एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका प्रॉपर क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, वो हम रिपीट की नेचर में करेंगे। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एनपीवी होती क्या है, ठीक है। एनपीवी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आउटफ्लोज और इनफ्लोज का डिफरेंस होता है, सिंपल, आउटफ्लोज और इनफ्लोज का डिफरेंस। समझ आई बात की। आगे बढ़ सकता हूँ अब मैं, आगे बढ़ सकता हूँ भाई, अगर किसी को एनपीवी के बारे में पता नहीं है। हाँ, ओके हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मुझे ओके की कॉल दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, सारे खासतौर पे न्यू स्टूडेंट्स। हाँ जी बताओ, करें फिर आगे सवाल कैपिटल रेशनिंग का। अगर एनपीवी के बारे में पता चल गया, जितना पता चलना चाहिए फिलहाल उतना पता चल गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, ओके ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, एनपीवी ना हमें गिवन है, गिवन कितनी है जी, 20 गिवन है। इसकी ये कह रहा है कि +20 है, इसकी कह रहा है 35 है पॉजिटिव, इसकी कह रहा है +24 है, और इसकी कह रहा है 18 है जी, 18। ये सब की ना पॉजिटिव एनपीवी है। अगर तो पॉजिटिव एनपीवी आ रही है ना, पॉजिटिव एनपीवी, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, कि पॉजिटिव है ना। सॉरी, पॉजिटिव एनपीवी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने जो है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर पैसे डालने ही डालने हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। ये हमारे पास ये गिवन डाटा था, प्रोजेक्ट आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, ये प्रोजेक्ट आ गया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, और ये हमारी एनपीवी आ गई, ठीक है। इसके आगे ना मैं 2 कॉलम और लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी बताता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स है ना, अवेलेबल फंड्स, अवेलेबल फंड्स, यानी कि वो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, या
आप कह लो कि इस केस में अगर हम कॉमन ले लें तो 100 है। अब जरा ध्यान से देखना है। हमारे पास ना, हमारे पास ये वाले सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? हमारे पास इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है? 1 लाख रुपया। वो कहता है कि इस 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि हमारी जोन सी है ना, एनपीवी, एनपीवी वो मैक्सिमम आए, मैक्सिमम। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की बनती है? 40 जमा 100 जमा 50 जमा 60, कितना बनता है बताओ जरा? यहाँ पे जरा टोटल करवाना, टोटल करवाना जरा। हाँ जी, कितना बनता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कैपिटल रेशनिंग है? 250 बन रहा है। क्या कैपिटल रेशनिंग है? क्या कैपिटल रेशनिंग है यहाँ पे? जिसने भी गाना है, उसने मुझे बताना है कि कैसे है, ठीक है? हाँ जी, कैपिटल रेशनिंग है कि नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने इन प्रोजेक्ट्स में करनी है वो 250 की है। अवेलेबल तो हमारे पास कितना है? 100 है, 100 है। यानी कि हमें कितने की शॉर्टेज है? तकरीबन हमें 150 रुपए की, 150, ऐसा ही है। अच्छा, चलो शॉर्टेज तो हमारे पास है, इसका मतलब है यहाँ पे कैपिटल रेशनिंग तो हो रही है। सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पीरियड बताया हुआ है, हमें गिवन ही एक पीरियड है। यानी कि यहाँ पर हमें ईयर 1 2 3 4 का डाटा नहीं गिवन, हमें सिर्फ एक ही साल का डाटा गिवन है। तो मैंने ये बताया कि जब सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग होगी, जब भी सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग होगी, तो हमने पीआई और रैंकिंग का मेथड इस्तेमाल करना है। पीआई और रैंकिंग का मेथड क्या होता है? अब अभी देख लेते हैं। पीआई कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी जैनी ने पूछा था शायद, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कहते हैं, ठीक है? और रैंकिंग किसको कहते हैं? रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होती है। बताता हूँ क्या होता है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना, उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी आप लोगों के इस सवाल की सेंस क्लियर होती जाएगी, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये सारा का सारा सवाल जो है, ये हमारा सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग का है, राइट? तो मैंने ये कॉलम बनाया और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा रैंकिंग, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करवानी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आएगी? एनपीवी डिवाइडेड बाय पी इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है। तो ये एनपीवी है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है? ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसा ही है। करो हाँ जरा, तो क्या आती है पहली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? कैलकुलेटर खोल लो, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी भी बताओ, दूसरी भी बताओ। 0.5। और दूसरी? सबने बताना है, सबने। उमा 0.35। मुझे तुम लोगों के नाम याद हो गए हैं, तुम्हें पता नहीं है, मैं पीछे पड़ जाता होता हूँ। 0.48। और 0.30। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है ठीक है, बताई जाओ। पता चल रहा है, इसका मतलब है हम कैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया सकीना, जबरदस्त। ठीक है ठीक है। कैलकुलेटर पे इसी तरीके से आप लोगों ने अपना सवाल जो हाथ जो है ना सेट करना है, फिर ही हम ज्यादा चीजें बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गई है, ठीक है? अच्छा,
अब रह गई रैंकिंग। रैंकिंग, अब मुझे बताओ कि इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू, रैंकिंग करवानी है, रैंकिंग। बिल्कुल सही। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। 0.5, 0.5 सबसे बड़ी है, इसलिए रैंकिंग नंबर वन। उसके बाद क्या आता है? ये जी टू है, मैं इसको टू कह दूं, ठीक है। इसको मैं थ्री कह दूं, ठीक है। और इसको मैं फोर कह देता हूँ। हाँ जी, समझ आई रैंकिंग कैसे की है मैंने? ठीक है, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि वो कहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट का 1 लाख रुपया आपके पास पड़ा हुआ है ना, वो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपने इन्वेस्ट करना है इस तरीके से कि पहले पैसे आपने प्रोजेक्ट सी के ऊपर लगाने हैं, क्योंकि इसकी रैंकिंग वन है। फिर जो बच जाए उसको आपने लगाना है प्रोजेक्ट ई पे, ठीक है। फिर अगर बच जाए तो प्रोजेक्ट डी पे, और फिर अगर बच जाए तो प्रोजेक्ट एफ पे। समझ आई बात की? समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रैंकिंग का मकसद क्या था? रैंकिंग का मकसद ये था, हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसलिए निकाली ताकि हम उसको रैंक कर सके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के एतबार से, और फिर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। समझ आई बात की? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? ये मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी एनपीवी, ठीक है। अवेलेबल फंड्स कितने हैं? अवेलेबल फंड्स, जरा ध्यान से देखना है। अवेलेबल फंड्स है हमारे पास 1 लाख रुपया। पहली इन्वेस्टमेंट वो किस में कह रहा है? वो कह रहा है प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करो। प्रोजेक्ट सी में, ये प्रोजेक्ट सी में करो। प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40, और उसकी एनपीवी कितनी है? 20। अच्छा, अगर मैं प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, प्रोजेक्ट सी, यहां से मैं 40 रुपीज इन्वेस्ट कर दूंगा, पीछे बचेगा 60, और इसकी एनपीवी आ जाएगी 20। अब बात समझ आ रही है? ओके। अगला, सेकंड नंबर पे वो कहता है प्रोजेक्ट ई में इन्वेस्टमेंट करो। ये प्रोजेक्ट ई, सेकंड इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50, और एनपीवी कितनी है? 24। प्रोजेक्ट ई की अगर बात करूं, ई की अगर बात करूं, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी कह रहा है? 50, और पीछे बच जाएगा कितना? 10। और यहां पर एनपीवी कितनी कह रहा है? एनपीवी कह रहा है हमारा 24। 24, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पैसे कितने बचे हैं? 10, 10,000। देखो, क्या इन इन्वेस्टमेंट में से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 10,000 की हो? मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि 40 और 60, 40 और 50 तो निकल गई। पीछे डी बचा है और एफ बचा है। मतलब तीसरे नंबर पे अगर मैं डी को देखूं, तो डी की इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज। तो 10,000 रुपया हमारे पास बचा है, वो कह रहा है 1 लाख रुपया। और एफ की इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपया, यानी कि 10,000 बचा है, 60,000 रुपया वो कह रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन अराइज होता है। इधर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्या प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं या इंडिविजिबल है? यानी कि क्या ये प्रोजेक्ट्स तोड़े जा सकते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट 100% की बजाय, 1%, 2%, 30%, 40% इस तरह कंप्लीट किए जा सकते हैं? समझ आई बात की? तो अगर आसान वाला, ये प्रोजेक्ट इंडिविजिबल है सारे के सारे, यानी कि सी, डी, ई और एफ, ये सारे के सारे इंडिविजिबल है। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्या ये 10,000 का इन्वेस्ट किया जा सकता है? बताओ मुझे कौन से परसेंटेज तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी कि करना है तो 100% करना है, नहीं तो नहीं करना। तो क्या 10,000 रुपए में आप 60,000 या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? क्योंकि डी और एफ तो 60 और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। हाँ जी।
हाँ जी, मुझे सबका जवाब नहीं आया अभी तक। सबका जवाब नहीं आया, सबने जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर तो यार प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल है ना, इंडिविजिबल, जैसा कि इस केस में मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिविजिबल है, तो ये वाले जो 10,000 है ना, ये कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं होगा इन प्रोजेक्ट्स में, विल नॉट बी इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट, ठीक है? इंस्टेड इट विल बी सरप्लस फंड, सरप्लस फंड। ये सरप्लस फंड है, यानी कि हम सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सी में और प्रोजेक्ट ई में। बाकी दोनों प्रोजेक्ट, बाकी किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। 10,000 पड़ा है और एक प्रोजेक्ट 1 लाख मांग रहा है, एक प्रोजेक्ट 60,000 मांग रहा है। समझ आई बात की? तो हम क्या करेंगे, हम इसको सरप्लस फंड के तौर पर ट्रीट करेंगे और इस सरप्लस फंड को हम कहीं पे बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे और वहां से इंटरेस्ट वगैरह कमाएंगे, जो प्रैक्टिकली चल रहा होता है। हाँ जी, समझ आई बात की? अगर तो इंडिविजिबल का केस है, ठीक है? क्या समझा पाया हूं मैं बात? इस बात को लिखो जल्दी से, उसके बाद मैंने इसको मिटा देना है। लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, अच्छा, अब ये देखें। अब हम करते हैं इन केस ऑफ डिविजिबल, डिविजिबल अगर ये प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते, अगर ये प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते, मतलब कि प्रोजेक्ट सी, डी, ई और एफ जो है, ये सी, डी, ई और एफ, यहाँ पे सी, डी, ई और एफ, ये सारे के सारे डिविजिबल है, डिविजिबल, मतलब कि इनको तोड़ा जा सकता है। मतलब कि जितने हमारे पास पैसे पड़े हैं, उस हिसाब से हम इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ई की बात करूं और वो 1 लाख रुपया मांग रहा है और मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपया पड़ा है, मैं 10,000 ही इन्वेस्ट कर दूंगा और इस काम के अंदर पैसे डाल लूंगा। समझ आई बात की? यहाँ पर वो वाला सिचुएशन नहीं है कि अगर करना है तो पूरा करना है, अदरवाइज नहीं करना। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज के मुताबिक कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक परसेंटेज के मुताबिक कर सकते हैं, तो फिर सवाल के अंदर चेंज क्या आएगा? सवाल के अंदर चेंज क्या आएगा डिविजिबल के केस में? अभी बता देता हूँ। सवाल के अंदर चेंज क्या आएगा? अच्छा, सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट हमने रैंकिंग के एतबार से जमा किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट सी और ई है, राइट? प्रोजेक्ट सी जो है, ये सबसे पहले करना ना, इसमें से 60 निकल जाएगा। 60 था, कितना था? 40 था, सॉरी, 40 था, 40। इसकी इन्वेस्टमेंट 40 थी, ठीक है? ये 40 आ जाएगा, 40। यहाँ पे बचेगा 60, ठीक है? इसकी एनपीवी थी 20 + 20, ठीक है? फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ई था, आई गेस, दूसरे नंबर पे ई था, बिल्कुल। प्रोजेक्ट ई था, ये था 50, और यहाँ बचते थे 10, और यहाँ पर था 24, आई गेस। 24, बिल्कुल सही, 24, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है? ये 10,000 बचा है। अब रैंकिंग के एतबार से अगर देखा जाए, रैंकिंग के एतबार से अगर देखा जाए, तो हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट डी था, प्रोजेक्ट डी, याद है? तीसरे नंबर पे वो कहता था कि अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो पहले आपने प्रोजेक्ट डी को प्रेफरेंस देनी है तीसरे नंबर पे, उसके बाद आपने एफ तक दौड़ना है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट डी को अगर इन्वेस्ट करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो 1 लाख रुपया है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रोजेक्ट डी की इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया है और आपके पास पड़ा हुआ है अवेलेबल 10,000 रुपया, तो आप कितने परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हो इसे, इस प्रोजेक्ट के अंदर? कितने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हो? बताओगे? बताओगे कितने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हो?
कितने परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हो? 0.1, बिल्कुल बिल्कुल, 0.1 मतलब 10% ही होता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जरा तसल्ली से। हमारे पास 10,000 रुपया अवेलेबल है। ठीक है। और टोटल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट इस 1 लाख रुपए का कितने परसेंट है? 10% है। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि प्रोजेक्ट डी के अंदर मैं ये 10 भी इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। खत्म। खत्म। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एनपीवी कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट की? इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी आएगी? इस प्रोजेक्ट की एनपीवी टोटल कितनी थी? प्रोजेक्ट डी की टोटल एनपीवी थी 35। 35। टोटल एनपीवी इसकी 35 थी। ऐसा ही है। 35 थी। तो अगर मैंने यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट की है, तो एनपीवी का हिस्सा भी तो मुझे उतना ही मिलना चाहिए ना। यानी कि 35 का 10% ही मिलना चाहिए ना। कितना बनता है? 3.5। यहाँ पर अगर मैं 3.5 लिख देता हूँ और फिर मैं इसको टोटल करता हूँ, यहाँ पर टोटल एनपीवी कितनी बन जाती है? 20 - 24 - 3.5, ये बनती है 47.5। हाँ जी। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? क्या समझ में आया कि मैंने क्या किया? भाई क्या समझ में आया है कि डिविजिबल और इनडिविजिबल के केस में क्या हुआ है? डिविजिबल और इनडिविजिबल के केस में क्या हुआ है? आयशा, अबीहा, सॉरी, और जैनी, हुमा, सकीना, सबको समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? मैं एक सेकंड जरा देखूं, सबके नाम तो देखूं ना, कौन कौन अवेलेबल है इस टाइम। कासिम यूसुफ, यार मैंने एक भी जवाब नहीं कासिम आपका देखा। ठीक है। साथ साथ जवाब दो यार। साथ साथ बताओ। हुमा, ओसिया आज नहीं है अवेलेबल। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, बताओ, किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर, या आगे बढ़े? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लब्बे लबाब देखूं इस सारी चीज का मेन मकसद क्या है? कि अगर तो प्रोजेक्ट्स जो है ना, प्रोजेक्ट्स, वो डिविजिबल की बात करूं, डिविजिबल और इनडिविजिबल। इनडिविजिबल में क्या होता है कि शॉर्टेज या रिमेनिंग कैपिटल जिसको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के अंदर, रिमेनिंग कैपिटल विल बी सरप्लस फंड एंड इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन इट। इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन इट। ठीक है। और अगर डिविजिबल है तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट विल बी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एज पर रैंकिंग एंड प्रोपोर्शनेट एनपीवी विल बी इंक्लूडेड इन टोटल एनपीवी। हाँ जी। क्या किसी को ये बात से इख्तलाफ है? क्या सबको समझ आ गई कि मैंने क्या लिखा है? क्या सबको ये समझ आई है? अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को इन आइसोलेशन देखोगे ना, ये जो 47.5 एनपीवी आ रही है ना, ये बेसिकली मैक्सिमम एनपीवी है जो हम इन प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं।
अगर आप अपने पास प्रैक्टिस के तौर पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिनेरियो बना के देख लो, आप सिर्फ प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट ई की बना के देख लो कि टोटल एनपीवी कितनी बनती है, प्रोजेक्ट ई और डी की बना के देख लेना, प्रोजेक्ट सी ई और एफ की चाहे बना के देख लेना, आपको 47.5 से कम ही एनपीवी मिलेगी। वही ट्राई करके देखना। मतलब कि यहाँ पर हमने ये बात जो अपनी की थी कि प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट इस तरीके से की जाए कि हम उसमें से मैक्सिमम एनपीवी निकाल सकें। वो बात ये हमारी यहाँ पर जो सी है ना, पूरी हो जाती है। वो क्यों पूरी होती है? क्योंकि हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाली है और उसके बाद हमने रैंकिंग की है। ठीक है? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना, हमें ये चीज़ इंश्योर कर देता है कि हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमें ज़्यादा कमा के दे रहा है। समझ आई बात की? अच्छा जी। चलो, एक सवाल करते हैं। अब इस सवाल के अंदर ना मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ओके हो गया। अच्छा जी, ये कहता है जी अयूब लिमिटेड इज़ कंसीडरिंग 4 प्रोजेक्ट्स डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड ज़ेड बट ओनली हैड 60,000। रेलेवेंट डिटेल्स आर एज़ फॉलोज़, ठीक है? 60,000 रुपए है, इन्वेस्टमेंट कितनी-कितनी चाहिए सबको, प्रेज़ेंट वैल्यू भी बताई हुई है उन्होंने और एनपीवी भी बताई हुई है, ठीक है? कैश इनफ्लोज, ठीक है, एनपीवी भी बताई हुई है। और विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड इफ ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, विच प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड इफ ऑल प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। हाँ जी जी, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये प्रोजेक्ट्स की लिस्ट करते हैं ना। प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स आ गए, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी आ गया, ठीक है। उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमें बताई हुई है, बिल्कुल ठीक है, 10,000, ऐसा ही है, 20,000 और 30,000 और 40,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें एनपीवी भी कैलकुलेट करके बताई हुई है, एनपीवी भी है। एक सेकंड बस। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें दो चीजें बताई हैं। एक तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और एनपीवी। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए भाई? आपको क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने कल भी एक बात बताई थी कि आपको ना स्टोरी सुनाएगा, ठीक है? स्टोरी सुनाएगा और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि डाटा आपको हो सकता है इस तरह का दे दिया हो, जो कि आपको रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है? फिलहाल उस सिनेरियो के अंदर वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि कॉन्सेप्चुअली आपको कौन-कौन सा डाटा चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर एनपीवी चाहिए, एनपीवी पकड़ लेता हूँ, कितनी है? 1240 है, 1240, ठीक है? 991, उसके बाद 2230, उसके बाद 3801। स्टेप 1 हो गया जी, डाटा इकट्ठा हो गया। स्टेप 2 क्या था? डाटा कलेक्शन, ठीक है? स्टेप 2 क्या था? अब यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लें? कैलकुलेट, हाँ जी। स्टेप 2 क्या आएगा? बिल्कुल पीआई, पीआई कैलकुलेट करो, करो फिर, करो। कैसे आएगी पीआई? एनपीवी को डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ए है, बी है, तो ए डिवाइडेड बाय बी आएगा। ऐसा ही है? करो, क्या आता है? हाँ जी, बताओ आगे। हाँ ठीक है, आगे आओ, आगे आओ, आगे। आ जाओ, आ जाओ। 2230, 0.074 और आगे 3601 डिवाइडेड बाय 40,000, 0.095, 0.095, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं,
थोड़ा सा साफ सुथरा भी हो जाएगा। और हाँ जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, रैंकिंग करवाओ भाई, रैंकिंग करवाओ। सबसे नंबर वन क्या आ रहा है? नंबर वन क्या आ रहा है? 0.124, मेरा ख्याल है ये सबसे नंबर वन है। ये 0.1। ठीक है। उसके बाद 0.095, ये नहीं है, ये टू। अगर मैं इसको टू कर लूं, ठीक है, ये थ्री, और फिर ये फोर। क्या समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? अच्छा जी, W1। ठीक है, W1 हो गया, ओके हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चलो जी, चलो, इसका मतलब है हमारा जो काफी हद तक सवाल है ना, वो हल हो गया। ठीक है, स्टेप वन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप वन हमारा था डेटा कलेक्शन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप टू क्या था? स्टेप टू क्या था? हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट की। स्टेप थ्री में हमने क्या किया? हमने रैंकिंग कर दी। ठीक है। अब हम स्टेप फोर में क्या करेंगे? हम एक समरी बनाएंगे। समरी। ठीक है। वो समरी कैसे बनानी है? वो समरी हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा एनपीवी। ऐसा ही है, क्योंकि हमने देखना है कि मैक्सिमम एनपीवी कितनी है। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अवेलेबल फंड्स कितने थे हमारे पास? अवेलेबल फंड्स। अच्छा, ये जो है ना, डिविजिबल का केस है। ऐसा ही है, डिविजिबल। पहले डिविजिबल का केस कर लेते हैं। अवेलेबल फंड्स कितने हैं? 60,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है हमने? हमने डब्ल्यू में करनी है, डब्ल्यू में। डब्ल्यू, उसकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 और 1240। प्रोजेक्ट डब्ल्यू, यहाँ से 10,000, और एनपीवी आ जाएगी 1240। सही है। बचेगा कितना? 50,000। ओके। दूसरी इन्वेस्टमेंट किसमें है? ओके, जी में है, प्रोजेक्ट जी। प्रोजेक्ट जी, 40,000 और 3801। प्रोजेक्ट जी, 40,000 और 3801। ऐसा ही है। इसके बाद बचेगा कितना? 10,000 बच जाएगा फिर से। ठीक है। अच्छा, ऊपर आओ। अब 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कौन सी है अभी? और कोई है 10,000 की इन्वेस्टमेंट? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो तीसरे नंबर पे हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी है? वाई में। वाई में 30,000 और 2230। यार, यहाँ पे फिगर जब आपने लिखवानी है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, किसमें करूँ इन्वेस्टमेंट? प्रोजेक्ट पहले डिसाइड करो। पहले प्रोजेक्ट डिसाइड करो। 10,000 बचा हुआ है। प्रोजेक्ट डिसाइड करो, 10,000 बचा हुआ है। ओके, प्रोजेक्ट वाई में करनी है। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट वाई कर लेते हैं। प्रोजेक्ट वाई यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ये एक एक फिल इन द ब्लैंक हमारी हो गई। एक फिल इन द ब्लैंक हो गई। प्रोजेक्ट वाई। हाँ जी। कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ? कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ प्रोजेक्ट वाई में? हाँ, प्रोजेक्ट वाई में कितनी करूँ, कितनी करूँ? सब जवाब देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, जितना बचा हुआ है पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा। 10,000, क्योंकि डिविजिबल का केस है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब एनपीवी, एनपीवी इसकी टोटल कितनी थी? एनपीवी वाई की थी 2230। 2230, ये 2230। क्या ये पूरा 2230 लिख दूं?
क्या ये पूरा 22-30 लिख दूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 पहले करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 33.33% आई गेस। ठीक है, तो हमारी जो एनपीवी है वो भी हम इतनी ही लेंगे जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्रोपोर्शनेट एनपीवी 33.33%। तो ये कितना बनता है? 2230, 2230 मल्टीप्लाई बाय 33.33%, ये बनता है 743.259। थ्री भी कर सकते हैं, 743.3 बनता है। यहाँ पर आ जाएगी हमारी 743.3। टोटल एनपीवी हमारी कितनी बनेगी? 1240 जमा 3801 जमा 743.33, ये बनती है 5784.33। 5784.33। क्या बात है जी, जबरदस्त, जीत गए हो सारे, जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने जवाब यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को कोई मसला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डिविजिबल के केस में? अगर किसी का कोई सवाल है, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ कि कोई मसला आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मसला आए और मैं उसको आगे से आपको एड्रेस कर सकूं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके जी, क्या कह रहे हैं, नॉन डिविजिबल में यही 10 के इन्वेस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अंबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 10 के इन्वेस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, अगर 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 मैं नॉन डिविजिबल का केस करता हूँ, कि इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फिर से, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये है नॉन डिविजिबल, नॉन डिविजिबल। ठीक है। नॉन डिविजिबल और आसान है। इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आ जाएगी एनपीवी। यहाँ पे आएगा जी हमारा प्रोजेक्ट डब्ल्यू। इन्वेस्टमेंट फंड कितने हैं? फंड कितने हैं हमारे पास? 60,000। डब्ल्यू में पहला इन्वेस्टमेंट करना है 10,000, माइनस 50 रह गया, यहाँ पर आ गया 1240। ठीक है, फिर हमने किस में इन्वेस्ट करना है? जेड में इन्वेस्ट करना है, 40,000। अभी बचे हुए हैं पैसे, ये माइनस हो गया, 10 रह गया, और यहाँ पर आ गई 3801। अब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि नॉन डिविजिबल है, जो कि पैसे तो हैं लेकिन प्रोजेक्ट कोई भी डिविजिबल नहीं है। डब्ल्यू जेड वाई जी, इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है, मतलब आप इस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको करना है तो पूरा करना है, नहीं तो नहीं करना। आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। समझ आई? तो ये वाला हिसाब है। तो ये 10,000 रुपया जो है ना, ये सिंपल हमारा क्या कहलाएगा? ये सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड। तो इसको हम बजाय इसके कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम इसको बैंक के पास रखवा लेंगे या फिर कहीं पे भी किसी और कारोबार में इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि हम इससे जो है रिटर्न अर्न कर सकें। समझ आई बात की? तो ये नॉन डिविजिबल का केस है। डिविजिबल और नॉन डिविजिबल का केस क्लियर हो गया भाई सबको? क्या डिविजिबल और नॉन डिविजिबल दोनों क्लियर हो गए हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डन हो गया, डन हो गया जी। शुक्र है, शुक्र है, हो गया आपको क्लियर। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब एक और बात करते हैं। अह, ठीक है, हम एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ना खत्म करते हैं काम को। ठीक है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स की ना कुछ टाइप्स बताई थी मैंने। डिविजिबल, मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इसको बार बार लिखने का, यकीन करो कसम से। स्केल अप, स्केल डाउन, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ठीक है? ये जब बार-बार हम लिखेंगे ना तो हमें नाम नए-नए नहीं लगेंगे। नए-नए नहीं लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब हम ये करेंगे, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है भई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक बंदा है, उसने ना इन्वेस्टमेंट करनी है। ये यार आप में से कोई बंदा लाहौर से है? लाहौर से लाहौर से है कोई? लाहौर लाहौर है। बता दो यार। नहीं मैं आप लोगों को कोई वो क्या नाम है? अच्छा ठीक है। चलो कोई एक बंदा कोई शहर का नाम बता दे। कोई एक बंदा कोई शहर का नाम बता दे। चलो रावलपिंडी से हैं भई, रावलपिंडी डन हो गया, मुल्तान भी आ गया, ठीक हो गया। चलो, चलो ठीक है। मैं रावलपिंडी अज़्यूम कर लेता हूँ, रावलपिंडी ठीक है, RWP ठीक है। एक बंदा है उसने ना ये रावलपिंडी के अंदर ना एक प्लॉट है। उस पे इन्वेस्टमेंट करनी है 10 करोड़ रुपए की। अमीर बंदे हैं हम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो ये 10 करोड़ रुपए की यहाँ पर फैक्ट्री लगाए, ठीक है, और उस पे प्रोडक्शन करे और फिर सेल करे, ठीक है, और उससे मुनाफा कमाए। या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है, ये फैक्ट्री की बजाय उस पे खेती-बाड़ी करे, एग्रीकल्चर, और उसको जोन सा है ना, क्या नाम है उससे गंदुम उगाए, व्हीट, उसको सेल करे और मुनाफा कमाए, ठीक है। अच्छा, अब या तो वो फैक्ट्री लगा सकता है, या फिर वो एग्रीकल्चर कर सकता है, एंड या तो मैं आर्टिकल्स कर सकता हूँ, या फिर मैं सीए फाइनल के पेपर पास कर सकता हूँ। नहीं, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। ये जो केस है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या करने मैं कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि वो प्रोजेक्ट्स या वो काम फैक्ट्री या लैंड, वो काम जो एक साथ परफॉर्म नहीं किए जा सकते, एक साथ परफॉर्म नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, ठीक है? नहीं किए जा सकते। ये मैंने हाइलाइट भी कर दिया, नहीं किए जा सकते। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है? जैसे कि या तो मैं आर्टिकल्स कर सकता हूँ, या मैं सीए फाइनल के पेपर पास कर सकता हूँ। क्या ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं? अभी पता चल जाता है। ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं भई, किए जा सकते हैं। थोड़ा-सा मुश्किल है लेकिन किए जा सकते हैं। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जी। ये कैसा जवाब है भई? तो नहीं मैंने कभी सुना। या तो नो होता है या येस होता है। नहीं, नहीं, ओके, अच्छा नहीं भी होता है भई। ओके, बिल्कुल सही। ये नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। अच्छा, तो चलो एक और मिसाल लेते हैं। बिल फ़र्ज़ आसान अल्फ़ाज़ लेते हैं ना। क्या मैं खाना खाते हुए टीवी देख सकता हूँ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ठीक है। खाना खाते हुए टीवी भी देखा जा सकता है। देखना नहीं चाहिए लेकिन चलो कोई बात नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। या चलो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वाक़ई में कोई मिसाल लेनी हो, तो एक जगह है जहाँ पर सिर्फ़ या तो कॉलेज बनाया जा सकता है, ठीक है, या रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। तो क्या ये दोनों प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए? बिल्कुल ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। आप लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को याद कैसे करना है? ऐसे ही करना है। क्या ये दोनों काम मैं एक साथ कर सकती हूँ? या ये दोनों काम मैं एक साथ कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ, तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर नहीं कर सकता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ आई बात की? तो ये जो है ना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
ये नहीं करना था या करना था, तो ये नहीं मैंने जो है ना हाइलाइट किया है इसके अंदर स्पेशल। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो वाले इवेंट्स होते हैं जो एक साथ परफॉर्म नहीं किए जा सकते। ये वाले नहीं, नहीं भाई नहीं, ठीक है? तो यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ, तो अगर मेरे पास प्रोजेक्ट सी, डी, ई और एफ है, ठीक है? और वो मुझे कह देता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट मिक्स बनाना है, जिसमें मैक्सिमम एनपीवी मिले। ज़रा ध्यान से देखना, मैक्सिमम एनपीवी मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि सी एंड डी जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली जस्ट अ सेकंड यार। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का ये मतलब होगा कि अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पे रैंकिंग करता हूँ और यहाँ पर आती है रैंकिंग 1, 2, 3, 4 ऐसे, और वो कहता है कि सी एंड डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब मैं अवेलेबल फंड्स 1 लाख और उसमें से माइनस करूंगा प्रोजेक्ट सी, क्योंकि ये है ना सबसे बड़ी प्रोजेक्ट सी, फिर ये माइनस करता हूं, तो अगला प्रोजेक्ट मैं प्रोजेक्ट डी नहीं कर सकता। नो। क्यों? क्योंकि या तो प्रोजेक्ट सी होगा या फिर प्रोजेक्ट डी होगा। यानी कि फिर अगर प्रोजेक्ट डी करना चाह रहे हो तो वन को छोड़ दो। अगर डी करना चाह रहे हो तो प्रोजेक्ट वन को छोड़ दो, अगर सी करना चाह रहे हो तो प्रोजेक्ट जो सेकंड रैंकिंग है प्रोजेक्ट डी, उसको छोड़ दो। समझ आई? यानी कि सी के बाद हमें डायरेक्ट जंप करनी पड़ेगी ई पे और एफ पे। समझ आई बात की? मैं अपनी बात समझा पाया हूँ? अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जैसे रेस्टोरेंट या कॉलेज एक हो सकता, दोनों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैक्सिमम एनपीवी के लिए हम पहले प्रोजेक्ट्स को डिविजिबल एज्यूम करेंगे। हाँ जी, अगर उसने बताया हुआ है तो डिविजिबल वो ऐसे भी कह सकता है, ये देखो, वो ऐसे भी कह सकता है कि प्रोजेक्ट सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ई और एफ जो है ना वो इंडिविजिबल है। इस तरह भी कह सकता है, ठीक है? तो वो ये कह सकता है कि सी और डी डिविजिबल है, ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ आई? तो सिनेरियो जिस मर्जी तरीके का बनाया हो, हमने एक एक को सर से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के रिजॉल्व करना है, ताकि हमारी गलती ना हो और हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? सवाल कैसे करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अभी हमने ये समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है, जो एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकता, जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए। याद आया? वो कहते हैं ना ड्रामों में कि एक्सक्लूसिवली, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज हो सकती है, या तो ये या तो वो। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर, जबरदस्त हो गया। ओके सर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल तो नहीं रह गया भाई? लाइक हेड टेल ऑफ अ कॉइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबरदस्त एग्जाम्पल। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त। ऑप्शन नहीं, नहीं ना करने का। बिल्कुल सही उमा, ऐसा ही है। अच्छा, एबटाबाद कराची से भी हैं वाजिद साहब? जबरदस्त वाजिद साहब। मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं एक ही दफा गया हूँ यहाँ पे, लेकिन वो क्या नाम है, बस एक ही दफा इत्तेफाक हुआ। चलो मेरा ख्याल है फिर ठीक है, आज के लिए काफी है। बाहर ये साग बेचने वाला भी आ गया यार, मुझे इसको जरा डील करना पड़ेगा, वरना ये जो है ना मेरी क्लास के टाइम पे अपना माइक ऑन कर देता है बाहर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, नहीं तो फिर हम मीटिंग अभी एंड करते हैं, और कल हम इंशाल्लाह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को खत्म करने के बाद हम इसको फर्दर जो है ना कैपिटल रैशनिंग को हम कल तक या परसों तक मैक्सिमम खत्म कर चुके होंगे। परसों तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो हमने ज़रूर करनी है, और हमने थ्योरी को साथ साथ लेके चलना है।
अगर तुम लोगों ने थ्योरी ना की तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि पेपर पास होता भी हुआ, मैं आई कैप को जाके कहूँगा ना करना, ठीक है? तो थ्योरी के बगैर पेपर नहीं निकलना, थ्योरी को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेट्स मीट टुमारो, सेम टाइम सेम वेन्यू। और प्लीज़ रेगुलर रहें, छुट्टियां मत करें। छुट्टियां अगर आप करेंगे, रिपीट हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सबक सबकी और मंजिल मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इसमें रिपीट करना ज़रूरी है। आप जो मर्जी कर लो, आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स की। तो अगर तो क्लास में ही रिवीजन हो रही है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है? तो रिवीजन करो। और क्या नाम है, छुट्टियां जो है ना थोड़ी कम किया करो यार, ठीक है? मैं रोज देखता हूँ कोई ना कोई आया होता है, हर रोज नया बच्चा होता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। वो 2 दिन आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर वही आए होते हैं। तो ध्यान करना है, छुट्टियां बहुत कम करनी है, ठीक है? बहुत अगर जेन्युइन सिचुएशन बन गई है, वैसे तो मैं खुद इतनी छुट्टियां दे देता हूँ कि आज क्लास नहीं आ, और किसी भी वर्क कमिटमेंट की वजह से। तो कोशिश करो कि जितना हम टाइम अवेल कर सकते हैं उसको हम पूरा प्रॉपरली करें, ठीक है? ओके गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर, और ये सवालों की प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा। एक टिप दे देता हूँ, सवाल को जो मैंने करवाए हैं उनको ज़रा दूसरे तरीके से कान पकड़ने की कोशिश करना। मतलब कि जो जो प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के एतबार से हमने रैंक करके सिलेक्ट किया ना, आप उसके अलावा कोई मिक्स करके देखो। मतलब 1 2 3 के अलावा आप 2 3 4 या 3 2 1 इस तरीके से करके देखो। आपको एनपीवी अगर कम आई ना, तो इसका मतलब है हमारी ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। समझ आई? कम ही आएगी, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करके देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो और ज्यादा रिफाइन हो सके, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भी, अल्लाह हाफिज।